हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जेएम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे MHI 108, ठीक है, जिसका पेपर है आपका 19 जून को, ठीक है। और ये आपका यूनिट 3 है, यूनिट 3 का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, अभिलेखीय अध्ययन के उन तरीकों का मूल्यांकन करें जिनमें हम पूर्व आधुनिक विश्व के पर्यावरण के इतिहास को समझ सकते हैं। क्वेश्चन पहले समझना होता है, उसके बाद आंसर देना होता है, क्योंकि जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक आप आंसर नहीं दे सकते। तो क्वेश्चन में आपसे मेनली क्या पूछा है कि अभिलेखीय अध्ययन, जब हम अभिलेखों का अध्ययन करते हैं तो उसमें हमें उन तरीकों का मूल्यांकन करना है जिसमें हमें पूर्व आधुनिक विश्व के पर्यावरण का इतिहास पता चल सके, ठीक है। तो प्रस्तावना देखते हैं इसकी। सबसे पहले हम देखो, पूर्व आधुनिक विश्व कब की बात कर रहा है, ये 18वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति से पहले की बात कर रहा है, ठीक है। जब औद्योगिक क्रांति नहीं आई थी उससे पहले के समय की बात कर रहा है, ठीक। के इतिहास लेखन में पर्यावरण की भूमिका को समझना हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है। क्या बोल रहे कि जो पूर्व आधुनिक विश्व का इतिहास लेखन है, ठीक है, उसमें पर्यावरण की भूमिका को समझना लोगों के लिए आसान नहीं रहा। इसका मुख्य कारण यह है कि उस समय आज की तरह आधुनिक मौसम विभाग, विज्ञान, प्रदूषण मापने के यंत्र या सैटेलाइट डेटा उपलब्ध नहीं थे। सिंपल है। देखो, आज के टाइम पे क्या हुआ है कि टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा उन्नति कर ली है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं 18वीं शताब्दी की, जब औद्योगिक क्रांति नहीं आई थी, ठीक है, उस समय क्या था, उस समय पर्यावरण इतिहास को समझना बहुत मुश्किल था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास मौसम विज्ञान विभाग नहीं था, ठीक है, प्रदूषण मापने का कोई यंत्र नहीं था, ना ही हमारे पास कोई सैटेलाइट व्यवस्था उपलब्ध थी, ठीक है। इस सीमा को पार करने के लिए पर्यावरण इतिहासकारों ने अभिलेखागार को पुनर्परिभाषित किया, ठीक। देखिए, अब अभिलेखागार का मतलब केवल कागजी दस्तावेज नहीं है। अब क्या बोल रहे हैं कि पहले के टाइम पे जो अभिलेखागार का मतलब था वो सिर्फ कागजी दस्तावेज थे, ठीक है, बल्कि इसमें प्रकृति के अभिलेखागार और समाज के गैर पारंपरिक अभिलेखागार दोनों को शामिल किया गया। पूर्व आधुनिक विश्व के मानव प्रकृति संबंधों, जलवायु चक्रों और प्राकृतिक आपदाओं के पुनः निर्माण के लिए इतिहासकार अंतर विषय दृष्टिकोण अपनाते हैं। क्या बोल रहे हैं कि जो इतिहासकार है वो 18वीं शताब्दी, जब औद्योगिक क्रांति नहीं आई थी, उस समय के प्राकृतिक इतिहास को समझने के लिए क्या करते हैं, अंतर विषय दृष्टिकोण को अपनाते हैं, ठीक, जिसमें विज्ञान और मानविकी के तरीकों का एक साथ मूल्यांकन किया जाता है। मतलब इसमें विज्ञान भी आएगा, आपका मानविकी भी आएगा, और अलग से कुछ और भी ना, तो वो सारे भी आ जाएंगे। जब सारे विषयों को हम एक साथ मिलकर पढ़ते हैं या देखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, अंतर विषय दृष्टिकोण, ठीक। तो देखिए, इसका पहला पॉइंट जो है आपका वो क्या है, पहला पॉइंट है आपका इसमें वृक्ष वलय विश्लेषण पद्धति। उस समय हमारे पास कोई तकनीक नहीं थी, ठीक है, तो क्या करते थे, ये पूर्व आधुनिक विश्व की वार्षिक और क्षेत्रीय मौसमों का पता लगाने का सबसे सटीक वैज्ञानिक तरीका है। मूल्यांकन और उदाहरण, पेड़ के तने के भीतर हर साल बनने वाले, देखो गाइस, जो पेड़ होता है ना, पेड़ होता है, इसमें ना हर साल पेड़ की छाल बनती है, ठीक है। अब ये जो छाल तो आप सभी समझते होंगे ना, जैसे ये पेड़ है और इसके पेड़ के ऊपर जो ये लग रही है क्या होती है, पेड़ की छाल होती है, ठीक है, जिससे दवाई भी बनाई जाती है, ठीक। तो क्या होता है, छल्लों की चौड़ाई तत्कालीन वर्षा और तापमान को दर्शाती है। अगर छल्ला चौड़ा है, ठीक है, अगर छल्ला चौड़ा है तो ऐसा माना जाता है कि उस टाइम पे वर्षा बहुत अधिक होती थी और मौसम का जो तापमान है वो अच्छा माना जाता था, ठीक है। वहीं अगर छल्ला पतला है, कैसा है, वहीं अगर छल्ला बिल्कुल पतला है तो ऐसा माना जाता था कि जो वर्षा है वो नहीं होती थी और सूखा मौसम रहता था, ठीक है। इस पद्धति के माध्यम से इतिहासकार ने पूर्व आधुनिक युग में आए भीषण अकालों, सूखों और वर्षा का सटीक कालक्रम तैयार किया। उदाहरण के लिए मध्यकालीन भारत और यूरोप में कृषि संकटों को समझने में इस विधि का व्यापक उपयोग हुआ। अब क्या बोल रहे हैं, इसमें एक एग्जाम्पल बताया है जिसमें क्या बोल रहे हैं, जो मध्यकालीन भारत है और जो यूरोप है, ठीक है, यहाँ पर जो कृषि में संकट आए उनको हमने कैसे समझा, उनको हमने इसी विधि से समझा।
अब ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना गाइस कि एकदम से कृषि नष्ट हो गई होगी, नहीं। वहाँ पर हमने क्या करा, पेड़ देखे, वहाँ के पेड़ों को काटा, पेड़ों को काटने के बाद पेड़ों की छाल की मोटाई देखी हमने। अगर वो बहुत पतली थी तो ऐसा माना गया कि वहाँ पर सूखा पड़ा होगा, जिसके कारण कृषि में संकट आया होगा, ठीक है। फिर आपका आ जाता है इसमें आइस कोर सैंपल्स, ठीक है। कार्योस्फेरिक विश्लेषण, ठीक। तो क्या है इसमें, पूर्व आधुनिक वायुमंडल की रासायनिक स्थिति और वैश्विक तापमान में आए ऐतिहासिक उतार चढ़ाव को मापने का यह सबसे विश्वसनीय तरीका है। इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो वायुमंडल है, ठीक है, जो आपका वायुमंडल आप सभी समझते होंगे ना, वायु की जो परतें होती है अलग अलग, जिसमें समताप मंडल, क्षोभ मंडल, अलग अलग मंडल्स आते हैं, ठीक है। तो जो वायुमंडल है इसमें रासायनिक स्थिति यानी कि कौन कौन सी गैसें थी, ठीक है, वैश्विक तापमान में आए ऐतिहासिक, ठीक है, उतार चढ़ाव को मापने का ये एक अच्छा तरीका। अब इसको कैसे मापते देखो, ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका के ग्लेशियरों में सदियों पुरानी बर्फ दबी होती है। मान लो आज चल रहा है 2026, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक बर्फ जमी, ठीक है। अब 100 साल बाद इस पे बर्फ पे बर्फ पे बर्फ पे बर्फ पे बर्फ जमती रही, तो क्या हो जाएगा, 2126। जब 2126 में हमें आज का मौसम नापना होगा, 2126 में हमें आज का मौसम नापना होगा, तो हम क्या करेंगे, एक मशीन लेंगे, उससे बर्फ़ की खुदाई करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, बर्फ़ की खुदाई। अब हम ना यहाँ की बर्फ़ को उठा लेंगे, 2026 की बर्फ़ को उठा लेंगे, ठीक है। अब इस बर्फ़ के अंदर, ठीक है, इस बर्फ़ के अंदर जो पानी की बूंदें हैं, उसमें जो बुलबुलें हैं, उन बुलबुलों में क्या होता है, वायु दब जाता है, ठीक है। उस वायु का हम क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे, जांच करेंगे और पता लगाएंगे कि आज के टाइम पे वायु में कैसी गैसें हैं, कितना कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, कितनी मीथेन है और कितने अलग अलग प्रकार की गैसें हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, इनमें ड्रिलिंग, ठीक है, बर्फ को खोदा जाता है, करके निकाले गए आइस, बर्फ को निकालकर कोर के भीतर प्राचीन हवा के बुलबुलों सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, जो बिल्कुल नीचे है ना, कोर बिल्कुल इसको बोलते हैं बीच का, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो पुरानी बुलबुलें हैं वो सुरक्षित रखते हैं, और इसका विश्लेषण करके प्रमाणित हुआ कि पूर्व आधुनिक विश्व में वायुमंडल पूरी तरह प्राकृतिक था और उसमें मानव जनित ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव न के बराबर था। तो जब ये परीक्षण किया हमने, तो हमने जाना क्या कि उस समय जो वायुमंडल था वो बहुत सही था, मतलब ग्रीन हाउस जैसा कुछ भी नहीं था वहाँ पर, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका पैलिनोलॉजी, परागण और तलछट विश्लेषण। पूर्व आधुनिक काल में किसी क्षेत्र विशेष के भूदृश्य और वनस्पति के कर्मिक विकास को समझने की यह एक बेहतरीन विधि है। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें होता है आपका जो नदी होती है, जो झील होती है, जो महासागर होते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें तल होता है ना, नीचे ज़मीन का निचला हिस्सा, ठीक है, में जमा अवसाद, ठीक है। अवसादों की परतों में प्राचीन पौधों के प्रांगण पाए जाते हैं। जो अवसाद होते हैं वो तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, जो पौधे होते हैं उनके कुछ प्रांगण मिल जाते हैं हमें, ठीक है। जिसका क्या किया जाता है, जिसका अध्ययन किया जाता है। अध्ययन करके इतिहासकार ये मूल्यांकन करते हैं कि पूर्व आधुनिक काल में किसी विशिष्ट क्षेत्र में घने जंगल थे, घास के मैदान थे या मरुस्थल था। यह कृषि के विस्तार और वनों की कटाई के ऐतिहासिक पैटर्न को उजागर करता है, ठीक। फिर आ जाएगा आपका प्राचीन और मध्यकालीन प्रशासनिक और राजस्व रिकॉर्ड। इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका पूर्व आधुनिक शासकों द्वारा भूमि कर और जंगलों से जुड़े रखे गए सरकारी बही खाते पर्यावरण इतिहास के महत्वपूर्ण सांस्कृतिक स्रोत हैं, ठीक है। मूल्यांकन और उदाहरण के माध्यम से अगर हम इसको समझें तो भारत के संदर्भ में मुगल काल के प्रशासनिक दस्तावेज जैसे अबुल फजल ने लिखी थी जो आईने ए अकबरी, इसमें अकबर के प्रशासन के बारे में बताया था उन्होंने, और राजस्थान के ऐतिहासिक बही खाते नैणसी री खयात, इसके उत्कृष्ट उदाहरण इनमें कर निर्धारण के लिए फसलों के प्रकार, ठीक है, फसलों के प्रकार के अनुसार कर निर्धारण किया जाता था, ठीक है। और वर्षा की उपस्थिति के बारे में बताई जाती थी, वर्षा की स्थिति कैसी है, हो रही है, नहीं हो रही है, कब हो रही है, लगातार हो रही है, बीच बीच में रुक कर हो रही है, ठीक है। इन सब के बारे में बताया जाता था। साथ ही कुओं की संख्या और अकालों का विस्तृत ब्यौरा मिलता है जो तत्कालीन पर्यावरण और कृषि के अंतर संबंधों को दर्शाता है। गाइस हमने यहाँ पर आईने ए अकबरी क्यों लिया, क्योंकि
ये 18वीं शताब्दी से पहले आया था, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, पूर्व आधुनिक की बात कर रहे हैं ना, जो आधुनिक काल से पहले का समय था उसकी बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर हम इसलिए इसको लिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम, ऐतिहासिक जलवायु युगों का प्रलेखन। इन विधियों के समन्वय से इतिहासकार पूर्व आधुनिक विश्व के बड़े जलवायु परिवर्तनों का मूल्यांकन करने में सफल रहे। इसमें क्या होता है, इन अभिलेखीय तरीकों से पता चलता है कि 11वीं और 13वीं शताब्दी के बीच मध्ययुगीन जलवायु इष्टतम का दौर था, और साथ ही इसमें जिसमें मौसम गर्म होने के कारण कृषि का विस्तार हुआ। और इसी के साथ हमें क्या पता चलता है कि जो 15वीं और 19वीं शताब्दी थी, इस टाइम पे जो मौसम था वो ठंडा हुआ करता था, जिसके कारण क्या होता था, कृषि नहीं होती थी और समाजों, युद्धों और अर्थव्यवस्थाओं को गहराई से प्रभावित करती थी, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका प्राचीन सभ्यताओं के पतन का पूरा पारिस्थितिक मूल्यांकन। इसमें आ जाएगा आपका प्राचीन पुरातात्विक स्थल की मिट्टी और जल स्रोतों के वैज्ञानिक नमूनों ने इतिहासकार पूर्व आधुनिक इतिहास की बड़ी घटनाओं की व्याख्या करते हैं। जैसे सिंधु घाटी में आप देख सकते हो, ठीक है, मेसोपोटामिया और माया जैसी महान पूर्व आधुनिक सभ्यता के अचानक बिखरने के कारण का मूल्यांकन इन विधियों से किया जाता है कि मिट्टी की परतों के अध्ययन से साबित हुआ है कि नदियों के मार्ग बदलने से लंबे समय तक पेड़ सूखे के कारण इन सभ्यताओं का पतन हुआ, न केवल विदेशी आक्रमणों से। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जो प्राचीन सभ्यता थी इनका ये कैसे नष्ट हुए, ठीक है, इनका पतन का पूरा प्रास्ताविक मूल्यांकन, ठीक है, कैसे करते हैं हम जांचते हैं कि जो नदियां थी उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपना मार्ग बदल लिया, ठीक है, और इसके साथ साथ क्या हुआ, सूखा पड़ गया, ठीक है, जिसके कारण कृषि और इन सब का क्या हुआ, विनाश हो गया, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ विदेशी आक्रमण नहीं हुए थे, मेसोपोटामिया आप सभी जानते हैं ना, मिस्र और सिंधु घाटी हमारे भारत की है, और माया जो है वो आपकी चीन की है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, शाही शिकार और वन्य जीव रिकॉर्ड। पूर्व आधुनिक राजाओं के संस्मरण और चित्र कला भी जैव विविधता को समझने का एक बड़ा माध्यम है। इसमें मूल्यांकन और उदाहरण जो है, मुगल सम्राट बाबर की बाबरनामा और जहांगीर की तुजुक ए जहांगीरी में भारत के वन्य जीवों और वनस्पतियों का अद्भुत दस्तावेजीकरण है। क्या बोल रहे हैं, जो बाबर की बाबरनामा है, ठीक है, जहांगीर की तुजुक ए जहांगीरी है इसमें जो भारत के वन्य जीव है, ठीक है, वनस्पति है, उन सब का दस्तावेजीकरण कर रखा है कि कितने वन्य जीव हैं, कैसे हैं, वनस्पतियां यहाँ पर कौन कौन सी प्रकार की पाई जाती हैं, इनकी प्रजातियां कौन सी है, ठीक है, इन सब के बारे में इसमें लिख रखा है। इन अभिलेखों से पता चलता है कि पूर्व आधुनिक भारत के जिन क्षेत्रों में गैंडे, जंगली हाथी और एशियाई चीते पाए जाते थे, वे आज पूरी तरह कंक्रीट के शहर में बदल चुके हैं, मतलब आज वो पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम, समुद्री यात्रा और जहाज़ों की लॉग बुक्स। पूर्व आधुनिक काल के अंत में यूरोपीय खोजकर्ताओं और व्यापारिक जहाज़ों के कप्तानों द्वारा रोज दर्ज किए जाने वाला समुद्री डेटा, ठीक है, जो क्या होता था, जैसे ये नदी है, ठीक है, ये नदी है, यहाँ से ना कुछ समुद्री लोग जा रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या करते थे, आज मौसम ऐसा था, ठीक है, या इस रास्ते में ये रुकावट आ सकती है, इस रास्ते में बहुत ज़्यादा पानी का बहाव है, ठीक है, या यहाँ पर पानी बहुत कम है, इन सबको क्या करते थे, वो अपने डायरी में दर्ज कर लेते थे, डायरी में लिख लेते थे, ठीक है। जैसे पुर्तगाली, डच और ब्रिटिश जहाज़ों की लॉग बुक पूर्व आधुनिक समुद्र विज्ञान का आधार मानी जाती है। इसमें ऐतिहासिक काल में समुद्री सतह के तापमान, मानसूनी हवाओं की दिशा और अल नीनो के पुराने चक्रों का मूल्यांकन किया जाता है, जिनसे वैश्विक व्यापारिक रास्तों को प्रभावित किया। यात्रियों की यात्रा वृत्तांत और भौगोलिक विवरण। अब देखो, बहुत सारे यात्री होते हैं भाई, आते जाते हैं, अपनी डायरी में कुछ ना कुछ नोट करते हैं, तो उनके यात्रा वृत्तांतों से हमें मालूम होता है भौगोलिक विवरण। कैसे, देखो, मैगस्थनीज को आप सभी जानते हो, जिन्होंने इंडिका लिखी थी, ठीक है, और ये किसके काल में आए थे, अशोक के, छोड़ो उसको, इब्न बतूता, ठीक है, बर्नियर और फ्रांसिस बुकानन जैसे यात्रियों के विवरण पूर्व आधुनिक विश्व के लैंडस्केप, नदियों के प्रवाह, वनों के घनत्व और स्थानीय कृषि पद्धतियों का बहुत ही सुंदर गुणात्मक विवरण प्रस्तुत करते हैं। जो इनकी पुस्तकें हैं, मैगस्थनीज की इंडिका इब्न बतूता ने लिखी है, ठीक है, बर्नियर
इंडिका इब्न बतूता ने नहीं लिखी है, इंडिका मैगस्थनीज ने लिखी है, ठीक है। इब्न बतूता की पुस्तक, बर्नियर की पुस्तक, फ्रांसीसी बुकानन, ये बहुत सारे यात्री थे, ठीक है। इन्होंने अपनी पुस्तक में पूर्व आधुनिक विश्व के बारे में कुछ लिखा, जैसे लैंडस्केप, ठीक है, ज़मीन का हिलना, ठीक है, ज़मीन का फिसलना, ठीक है, नदियों के प्रवाह के बारे में लिखा है इन्होंने, वनों के घनत्व के बारे में लिखा, और साथ ही स्थानीय कृषि पद्धतियों के बारे में लिखा, जिससे उस टाइम के पर्यावरण के बारे में हमें पता चलता है। फिर है मौखिक इतिहास और पारंपरिक पारिस्थितिकी ज्ञान, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका होता है, देखो, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे लोकगीतों और लोक कथाओं में यह दर्ज है कि पूर्व आधुनिक समाजों ने भीषण बाढ़ या महामारी का सामना कैसे किया। राजस्थान के बिश्नोई समाज या सुंदरवन के मछुआरों का पारंपरिक ज्ञान यह मूल्यांकन करने में मदद करता है कि पूर्व आधुनिक मनुष्य प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना किस तरह संतुलन बनाकर रहते थे। अब इसका हम एक बार निष्कर्ष देखें। हो गया, ज़्यादा आ गया क्या? कहाँ गया भाई? पूर्व आधुनिक विश्व के पर्यावरण इतिहास को समझने के लिए किसी एक पद्धति पर हम निर्भर नहीं रह सकते। इसके लिए हमें बहुत सारी पद्धतियों की ज़रूरत होती है, जिसका वास्तविक मूल्यांकन विज्ञान जैसे आइस्कोर और ट्रीरिंग्स और मानविकी जैसे मुगल दस्तावेज यात्रा वृत्तांत के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। जहाँ वैज्ञानिक तरीके से हमें पूर्व आधुनिक काल की जलवायु का भौतिक डेटा प्रदान करते हैं, वहीं सांस्कृतिक और प्रशासनिक रिकॉर्ड हमें क्या बताते हैं कि उस समय का मानव समाज और उनके प्राकृतिक बदलावों के प्रति कितनी संवेदनशीलता थी, ठीक है। उसने आपदाओं से निपटने के लिए क्या रणनीतियाँ अपनाई, ठीक है। और आपका यहीं तक है। इसके बाद हम अपनी 4th यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 4th यूनिट के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।